नमस्कार। तो आज हम डिकोड करने जा रहे हैं हिमालय इकोसिस्टम में हैवी मेटल कंटामिनेशन के बारे में, जो कि क्लाउड से ट्रांसफ़र होता हुआ हिमाचल तक और हिमालयाज़ के पहाड़ों तक पहुंच रहा है। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि हिमालयन क्लाउड्स जो है एज अ वेक्टर काम कर रहे हैं टॉक्सिक हैवी मेटल को ले जाने में। तो जो लो लेवल मॉन्सूनल क्लाउड्स हैं वो हिमालय की तरफ कैरी कर रहे हैं टॉक्सिक मेटल जैसे कि कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, निकल। न्यूली फाउंड एटमॉस्फेरिक पाथवे जो है वो सीरियस इकोलॉजिकल और ह्यूमन हेल्थ रिस्क डेवलप कर रहा है, पर्टिकुलरली जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए। तो जो स्टडी थी वो 2 साइट्स को लेके की गई थी, जिसमें कि 2 साइट्स ली गई थी, महाबलेश्वर जो कि वेस्टर्न घाट में है और दार्जिलिंग जो ईस्टर्न हिमालयाज़ में प्रेजेंट है। तो उसमें ये फाइंडिंग पाई गई कि दार्जिलिंग में महाबलेश्वर से 1.5 गुना ज़्यादा जो है कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक और निकल पाया गया है। उसमें ज़्यादा लोडिंग पाई गई है वेस्टर्न घाट के मुकाबले। तो महाबलेश्वर जो है उसको बेसलाइन लिया गया था और दार्जिलिंग जहाँ पे 1.5 गुना ज़्यादा ये टॉक्सिक मेटल्स, हैवी मेटल्स मिले हैं। तो ट्रांसपोर्ट पाथवे को समझने से पहले हम समझेंगे कि क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के क्लाउड्स इधर स्टडी किए गए थे। एक पहला है नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स और दूसरा है प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स। नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स होते हैं वो कोई रेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो क्लाउड्स जो होते हैं वो वाटर वेपर को कैरी करते हैं और उसमें जो ये टॉक्सिक मेटल्स हैं वो भी उनके साथ कैरी हो जाते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाते हैं। प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स होते हैं वो रेन प्रोड्यूसिंग होते हैं, रेनफॉल या फिर स्नोफॉल और अदर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन काउज करते हैं। तो फिर हम ट्रांसपोर्ट पाथवे जो है उसका मेनली ओरोग्राफिक अपलिफ्ट के थ्रू होता है। जो वेस्टर्न घाट से रेनफॉल जो मॉइस्चर है वो हिमालयाज़ की तरफ मूव करता है, तो इंडो गैंगटिक प्लेन में जो हैवी मेटल्स या टॉक्सिक मेटल्स होते हैं वो उसको कैरी करके वेस्टर्न घाट से लेके हिमालय तक पहुंच जाता है और बीच में इंडो गैंगटिक प्लेन से भी कैरी करता हुआ हिमालय की तरफ ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है और वहाँ जाके ये रेनफॉल कॉज करता है। और जो फाइन पार्टिकुलेट्स होते हैं जैसे सोल्यूबल मेटल आइंस होते हैं वो नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स में जो है डिजोल्व हो जाते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उनको कैरी करके ले जाते हैं। नॉन प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स होते हैं उनमें मेटल्स कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वो मेटल कंटेंट जो होता है वॉश आउट नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें बारिश नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो हैं जिससे ये कंडीशन पैदा होती है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज मतलब जो ह्यूमन के द्वारा किए गए हैं। तो सबसे पहले आता है व्हीकलर एमिशन जैसे कि ब्रेक गैस, टायर एब्रेजन, एग्जॉस्ट लीज, जिसमें कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर और जिंक जैसे एमिशंस होती हैं। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जैसे कि मेटल स्मेल्टिंग, कोल डीजल कम्बशन, अर्बन वेस्ट से क्रोमियम और निकल की एमिशन होती है। और रोड साइड जो डस्ट होता है, सॉइल एरोजन से एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे ट्रेस मेटल्स की एमिशंस होती हैं। और टूरिज्म से भी काफ़ी नुकसान होता है जैसे कि जो पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं जैसे कि हिमाचल में शिमला हो गया, मनाली हो गया, तो उससे जो लोकल एमिशन है उससे भी ये कंडीशन ज़्यादा एग्जर्वेट हो जाती है। इससे जो हेल्थ रिस्क होते हैं और एक्सपोजर पाथवे जिससे ये हेल्थ रिस्क क्रिएट होते हैं तो हम उनको जान लेते हैं। जैसे कि एक्सपोजर जो रूट्स हैं वो इनहेलेशन, इंजेक्शन और डर्मल एब्जॉर्प्शन से होता है। इनहेलेशन में जैसे कि आप डायरेक्ट ब्रीथिंग करते हैं फॉग या क्लाउड ड्रॉपलेट्स को, तो उससे हैवी मेटल्स बॉडी में एंटर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंजेक्शन से जैसे कि क्लाउड वाटर्स जो डिपॉजिट हो जाता है क्रॉप्स के ऊपर, वाटर बॉडीज़ में या फिर सॉइल में, जिससे वो फूड चेन में एंटर कर जाता है। और डर्मल एब्जॉर्प्शन में जैसे कि कॉन्टैक्ट विद मेटल बेयरिंग फॉग और वेट सर्फेसिस ड्यूरिंग हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन। हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में वेट सर्फेसिस फॉग हमारी बॉडी से टच होता है तो उससे भी डर्मल एब्जॉर्प्शन से भी खतरा बढ़ सकता है। हैवी मेटल्स जो हैं डिफरेंट टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करते हैं जैसे कि कुछ कार्सिनोजेनिक रिस्क प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि क्रोमियम, निकल के कंपाउंड जो हैं वो लंग्स और नेजल कैंसर काउज करते हैं। और कैडमियम प्रोस्टेट और लंग और रेन कैंसर के लिए वो भी काउज करता है। और कुछ नॉन कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट्स जैसे कि क्रोमियम और निकल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी फ्यूरोसिस, कैडमियम इंजेक्शन से किडनी के डिस्फंक्शन और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया के चांसेस हो सकते हैं। और कुछ मेटल की वजह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन जाती हैं जिससे कि डीएनए और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जिससे कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो चिल्ड्रंस में है। इसमें 30% हाई चांसेस होते हैं एडल्ट से, क्योंकि चिल्ड्रन में इनहेलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है एडल्ट से और उनकी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी चल रही होती है। और साथ ही साथ जो लोकल इनहेबिटेंट हैं और टूरिस्ट हैं वो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं क्योंकि इनका फ्रीक्वेंट एक्सपोजर होता है मानसून ट्रैकिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से हाई ह्यूमिडिटी। हिमालयन इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम में जब ये हैवी मेटल्स बाइकम्युलेट हो जाते हैं तो हमारा फ्लोरा और फोना की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी थ्रेटन हो जाती है।
और जब ये हैवी मेटल्स स्नो और ग्लेशियर में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे जो मेल्टिंग है वो काफ़ी तेज़ी से होने लग पड़ती है, क्योंकि स्नो और ग्लेशियर का जो एल्बिडो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो वाटर है काफ़ी जल्दी डाउनस्ट्रीम में जाने लग पड़ता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, उनमें जो ये डिपॉजिट मेटल्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है, तो वो पीने लायक और डेली यूज़ के लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है। तो एमिशन कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्हीकलर और इंडस्ट्रियल मेटल एमिशंस हैं इंडो गैंगटिक प्लेन्स में और हिमालयाज़ की फुटहिल्स रीजन में, तो उनको स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ डस्ट मैनेजमेंट, जो रोड्स हैं उनमें ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाए, हाईवे के ऊपर ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएँ, और जो डस्ट सप्रेसेंट हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ किया जाए ताकि इस सस्पेंशन जो है उसको कम किया जा सके। और क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जाएँ, क्लाउड वाटर सैम्पलिंग स्टेशन डिफरेंट एलिवेशन पे बनाए जाएँ ताकि टेम्पोरल ट्रेंड को ट्रैक किया जा सके। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज़ को इशू किया जाए। जो 4 रिलेटेड मेटल एक्सपोजर गाइडलाइंस हैं उनको वनरेबल ग्रुप्स और जो मानसून सीजन में जो एक्सपोजर में आते हैं टूरिस्ट, उनके लिए इशू की जाए। हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ जानेंगे कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या कर सकती है। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, परवाणु, बद्दी, कलाम और डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है हिमाचल प्रदेश में, उनमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल को लेके। जो हमारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और उसको काफ़ी स्ट्रिक्टली इन जगहों को रेगुलेट करना चाहिए। साथ ही साथ 2024 में जो हमारी मिनरल पॉलिसी थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग को प्रमोट किया गया था और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड को भी प्रमोट किया गया था। और साथ ही साथ जो इलीगल माइनिंग होती है उनको भी उसके ऊपर भी काफ़ी क्रैकडाउन करने की बात कही थी। तो उसको काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है 1995 का, जो कि प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बात करता है, तो ये भी उसको भी अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो इनडायरेक्टली हैवी मेटल कंटामिनेशन जो ये प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे काफ़ी हद तक हिमाचल प्रदेश को फ़ायदा हो सकता है। जो हैवी मेटल है वो बारिश के पानी के साथ ग्राउंड में सीप कर जाता है, इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव लाने चाहिए, जिससे वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके और रिमेडिएशन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सके। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, जैसे कि जल जीवन मिशन है जो कि क्लीन वाटर, फ्री वाटर विदाउट कंटामिनेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। और हमें वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जैसे कि बायोगैस, बायो-सीएनजी प्लांट्स सब्सिडाइज करनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जो कि पोल्यूशन को एम्पलीफाई करता है। जैसे कि पंजाब में हम देखते हैं कि पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर एरिया में हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, बायोगैस प्लांट्स और बायो-सीएनजी प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सके। और जो सेंसिटिव एरिया हैं जैसे रोहतांग पास हो गया, जैसे बड़े पास हो गए, साच पास और डिफरेंट जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें व्हीकलर रेगुलेशन लानी चाहिए, जिससे एमिशंस को लिमिट किया जा सके। और वहाँ की मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है उनको भी एनहांस करना चाहिए ताकि एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट जो हैं और हैवी मेटल्स हैं प्रेसिपिटेशन में, उनको भी मॉनिटर किया जा सके। ग्रीन बेल्ट को एनहांस करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन को करना चाहिए, जो कि एक नेचुरल फिल्टर की तरह हम उसको प्रयोग कर सकें। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है, क्लीनर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए ताकि एमिशन को लिमिट किया जा सके। और साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो करनी चाहिए, फोकसिंग ऑन पोल्यूशन सोर्सेज एंड हेल्थ रिस्क। इंटरस्टेट कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए अक्रॉस हिमालयन रीजन ताकि कोऑर्डिनेटेड पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके, कोऑर्डिनेटेड तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि इस डिस्कवरी से पता लगा है कि हिमालयन क्लाउड्स जो हैं वो एक कन्वेयर की तरह एक टॉक्सिक हैवी मेटल्स को यहाँ तक ला रहे हैं, हिमालय तक ला रहे हैं। तो इसके लिए हमें अर्जेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, स्टेट और सेंटर मिलकर काम करें ताकि हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें और जो ह्यूमन हेल्थ और हिमालयाज़ की इकोलॉजी को है उसको प्रिजर्व करके रख सकें। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हिमालय का इशू नहीं, सिर्फ ये पूरे इंडिया का इशू है, क्योंकि हिमालय ही है जो कि वेदर मेकर ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। अगर हिमालय की इकोलॉजी को और उसकी इंटीग्रिटी को हार्म पहुँचता है तो पूरे इंडिया को, बल्कि पूरे वर्ल्ड को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।